हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। बिजनेस में देखो हम एक चैप्टर कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ काफी दिन से। चैप्टर इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हमने सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट करी हुई है। अगर हम ध्यान से सिर्फ 1 मिनट लगा के चैप्टर को रिवाइज करें, क्या था कि फाइनेंशियल मार्केट जो है लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में डील करते हैं, कैपिटल मीडियम और लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट हमने पढ़े थे, उसमें 2 तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू में डील करती है, सेकेंडरी मार्केट एक्जिस्टिंग शेयर्स में डील करती है। जो प्राइमरी मार्केट है उसमें शेयर बेचने के 5 तरीके पढ़े थे। सेकेंडरी मार्केट में हमने उसका मीनिंग पढ़ा। सेकेंडरी मार्केट क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं इसे हम। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। फिर हमने पढ़ा था इट हेल्प्स यू टू कन्वर्ट द कैश इनटू सिक्योरिटीज एंड वाइस वर्सा, कि कैश को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं और शेयर को कैश में कन्वर्ट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट में सेकेंडरी मार्केट जो है वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। टोटल कितने फंक्शन पढ़े थे हमने सेकेंडरी मार्केट के? 7 फंक्शंस। इकोनॉमिक बैरोमीटर, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी मार्केट में 5 तरह के कौन होते हैं? ऑपरेटर्स। 5 ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहला ब्रोकर्स, स्टैग, फिर बुल, बेयर्स और जॉबर्स। ठीक है, ये हमने 5 पढ़े। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सिर्फ कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, शेयर्स को खरीदना बेचना चाहते हैं, तो आपको 5 स्टेप का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ब्रोकर को सिलेक्ट करें। ब्रोकर सिलेक्ट होने के बाद हम उसमें क्या करते थे? ओपन करवाते थे अपना एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद हम उसको क्या करते थे? प्लेसिंग द ऑर्डर प्लेस करते थे। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता था मार्केट में जाके, और लास्ट में उसकी होते थे सेटलमेंट। ये एक प्रोसीजर फॉलो होता है सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स में डील करने के लिए। अब ध्यान से समझते हैं, एक एक करके सारे स्टेप्स को दोबारा से और रीड करेंगे। स्टेप 1 क्या था कि अगर आप मार्केट में डील करना चाहते हैं, पहले आपको एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा, और वो जो ब्रोकर होगा दैट विल बी द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। क्योंकि इंडिया में अगर आपने डीलिंग करनी है तो आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। देखो क्या लिखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय एंड सेल द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। दिस इज नेसेसरी बिकॉज trading of securities can be done through SEBI registered broker who are the member of stock exchange। कह रहे जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होंगे सिर्फ वही परचेज सेल कर सकते हैं। ब्रोकर में भी, अब वो ब्रोकर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एंड इट कैन बी कॉर्पोरेट बॉडी, यानी कोई कंपनी भी हो सकती है। आगे चलते हैं स्टेप 2। आपने ब्रोकर चूज कर लिया, उस ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमैट मींस डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें आपके शेयर परचेज सेल किए जाएंगे। क्योंकि इंडिया में अगर किसी को भी अपने शेयर्स खरीदने हैं तो वो फिजिकली नहीं मिलते, अब वो सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में एंट्री के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। इट इज नोन एज डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट विच एन Indian citizen must open with the depository participant to trade in listed securities in electronic form। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर खरीदना चाहते हो तो आपका डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कह रहे डिपॉजिटरी अपने पास सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, और जैसे ही आप खरीदते हो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इंडिया में 2 तरह की डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। दोनों की फुल फॉर्म याद करेंगे।
NSDL stands for National Securities Depository Limited और CDSL stands for Central Depository Services Limited। तो आपको पहले अपना एक ब्रोकर चूज करना है जो सेबी रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद उसके पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है जो एक इंडियन सिटीजन को खुलवाना ही पड़ता है अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्लियर? अब यहाँ पे डीमैट अकाउंट के लिए वहां पे ना और भी कुछ लिखा है बुक्स में कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक नॉर्मल अकाउंट की तरह सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। यू हैव टू सबमिट योर IDs एंड एड्रेस प्रूफ एंड अ फोटोग्राफ विद सिग्नेचर। तो ये सब चीजें हमें एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह सारी हैंडओवर करनी पड़ती है उनको। क्लियर? अब एक अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। किस चीज का ऑर्डर? कि मेरे को इस कंपनी के इतने शेयर इस रेट पे चाहिए। क्या जो मेरा ब्रोकर है उसके पास सारे शेयर पड़े होते हैं? वो उस ऑर्डर को आगे मार्केट में जाके एग्जीक्यूट करता है। हम उसे ऑर्डर देंगे और वो उस ऑर्डर को आगे जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे तो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे वो आगे टर्मिनल पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कंप्यूटर पे जाके एंट्री पोस्ट करेगा। ये कराने से पहले बेटा एक छोटे सा पॉइंट यहाँ पे रह गया जो नोट्स में नहीं है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? डीमटेरियलाइजेशन होता क्या? आपको डीमैट तो समझ आ गया कि ये अकाउंट है। एक कॉन्सेप्ट होता है डीमटेरियलाइजेशन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटराइज हुआ था उससे पहले लोगों के पास शेयर कैसे होते थे? फिजिकल फॉर्मेट में, लाइक एक शेयर का सर्टिफिकेट है, ऐसे फिजिकली सबके पास पड़े होते थे। अब शेयर मार्केट क्या हो गई? कंप्यूटराइज होने के बाद सबको क्या करना पड़ा? जिनके पास जितने फिजिकल शेयर थे वो फिजिकल शेयर सरेंडर करे। उसको देने के बाद जब उनके पास क्या आया, उनके अकाउंट में एंट्री आ गई कि इतने शेयर इस कंपनी के आपके पास हैं। दैट इज डीमटेरियलाइजेशन। तो क्या है डीमटेरियलाइजेशन? इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर लिखना है तो लिख लो, डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस, डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, dematerialization is a process of converting physical shares into electronic form. Clear? Dematerialization is a process of converting physical share into electronic form. Clear? आगे चलते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि हमने अकाउंट खुलवाने के बाद ऑर्डर प्लेस किया होगा किसको? अपने ब्रोकर को। तो देखो क्या लिखा है स्टेप 3 में, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस ऑर्डर विद द ब्रोकर। द ऑर्डर कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली और थ्रू टेलीफोन और थ्रू सेल फोन और थ्रू ईमेल। आप ऑर्डर कैसे भी दे सकते हैं और आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशन में चलने लगा, तो ऑर्डर आप एक जस्ट क्लिक पे भी कर सकते हैं। Order can be placed through either personally, through cell phone, through email, etc. The instruction should specify. जो order देंगे ना उसमें क्या specify करना? The securities to be bought or sold. कौन सी security खरीदनी है? And the range within which order is to be executed. किस रेट पे खरीदनी है वो भी रेंज बता देना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बिड लगाते हैं कि मुझे इस रेंज से इस रेंज में दिलवा दो, तो वो ऑर्डर में आपका रेंज भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। फुल स्टॉप। ओनली द सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये तो हमें पता है कि लिस्टेड कंपनी के ही शेयर बिकेंगे और लिस्टिंग कराने के लिए किसके पास अप्लाई करना पड़ता है? सेबी के पास, कंपनी को। और वो कंपनी की साउंडनेस चेक करने के बाद रजिस्टर करता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बात। क्लियर? आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं अपने ब्रोकर को। अब ब्रोकर उसे टर्मिनल पे जाके एग्जीक्यूट करेगा। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर द ब्रोकर बाय और सेल सिक्योरिटी। वो या तो खरीदेगा या बेचेगा शेयर्स को। द ब्रोकर देन इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर वो क्या इशू करेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा होगा?
कौन से शेयर किस कंपनी के किस रेट पे किस दिन किस टाइम पे खरीदे हैं वो भी, और साथ में अपनी कमीशन भी मेंशन करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में। समझ आ गई बात? तो देखो क्या लिखते हैं, द ब्रोकर देन इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट, द कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन नेम, प्राइस, नेम ऑफ द पार्टी, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, सब कुछ लिखा होता है इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में। बेसिकली एक रिसिप्ट हो गई कि हाँ भाई आपका जो ऑर्डर आया था मैंने करा दिया, ये आपकी रिसिप्ट है। लास्ट आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था इंडिया में जो सेटलमेंट होती है कौन सी होती है, T+2 रोलिंग सेटलमेंट चलती है। यहाँ पे कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय द ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। कह रहे लास्ट स्टेप है जो एक ब्रोकर करता है अपने क्लाइंट के लिए। द मोड ऑफ सेटलमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे सेटलमेंट कैसे होगी वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा इसमें, एक तो स्पॉट और एक फॉरवर्ड। हम इको में पढ़ चुके हैं कि इमीडिएट सेटलमेंट होनी है या कुछ समय बाद होनी है। इक्विटी स्पॉट मार्केट, अगर हम इक्विटी स्पॉट मार्केट की बात करें तो उसमें होता है T+2 रोलिंग सेटलमेंट। क्या होता है, T+2 रोलिंग सेटलमेंट। दिस मीन्स एनी ट्रेड टेकिंग प्लेस ऑन मंडे विल गेट सेटल्ड ऑन वेडनेसडे। मंडे वाला ट्रेड सेटल कब होगा, वेडनेसडे में। एंड ऑल ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन 9:55 AM to 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यानी कि सैटरडे संडे ऑफ होता है और टाइमिंग होती है एक्चुअल में बेटा अब टाइमिंग जो है 9:55 की बजाय 9:15 हो चुकी है, 9:15 AM to 3:30 PM। क्लियर हो गई बात? तो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोसीजर खत्म होता है। आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेबी। सेबी का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे हम, बाकी जो उसके पर्पस और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझते हैं सेबी क्या है बेटा, आपको फुल फॉर्म कई बार रिपीट कर दी इसकी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्यों बनाया गया है सेबी, जिससे कि आप अपनी सिक्योरिटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के को रेगुलेट कर पाए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना पाए। जो सेबी है शुरू में एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रहा था। इंटरिम मतलब टॉप मोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल करे, ऐसी बॉडी है। जिससे कि क्यों बनाई गई थी कि पूरी मार्केट को कंट्रोल कर सके, जिससे कि मार्केट ग्रो कर सके। पर शुरू में सेबी जो था वो सिर्फ एक वॉच डॉग की तरह काम करता था, क्योंकि वो बन तो गया था बट उसे पावर्स नहीं दी गई थी। बट इन 1992 में हमने इसे पावर्स दी, जिससे कि सारी एक्टिविटीज को अब सेबी कंट्रोल करेगा। और 1992 में हम सब अब रीजन भी जानते हैं कि क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि फ्रॉड हो गया था। देखो क्या लिखा है, सेबी वॉज सेटअप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये क्यों बनाया गया कि स्टॉक मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट कर पाए। इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कह रहे इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए बनाई गई थी। इन द स्टार्टिंग सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। कह रहे शुरू में सेबी जो है कंट्रोल नहीं बना पाया था स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन पे। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग। उसको क्या बनाया गया था, सिर्फ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज, बट वॉज फाउंड इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग देम। कह रहे ऑब्जर्व कर सकता था एक वॉच डॉग की तरह, बट रेगुलेट नहीं कर पा रहा था। एज अ रिजल्ट इन May 30, 1992 सेबी वॉज ग्रांटेड अ लीगल स्टेटस। तो 4 साल बाद उसको लीगल स्टेटस दिया गया कि अब उसको पावर्स हैं कि जो भी मार्केट में ट्रांजैक्शन होंगी उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू करवाएगा। पहले ये सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता था। क्लियर? रीजन क्या था स्टॉक मार्केट में सेबी को लाने का, जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दी जा सके, इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो। कैसा फ्रॉड हो रहा था इन्वेस्टर के साथ? प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग,
ऐसी मैल प्रैक्टिसेस मार्केटिंग में ना हो। अब ये प्राइस रिगिंग और दूसरा आपको क्या बताया, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये होता क्या है, ध्यान से समझेंगे, ये टर्म्स आगे यूज होंगी। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है बेटा, आप किसी कंपनी के शेयर्स को फ्रॉडफुली उनके रेट बढ़ाने शुरू करते हैं, प्राइस रिगिंग। कंपनी में कोई जान नहीं है बट वो स्टिल बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, हम सब ने, हर्षद मेहता जिसने देखी है वो सब समझते हैं। मान लो एक कंपनी का शेयर आज 10 रुपए का है, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं मतलब मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर वो क्या करते थे, इसके जितने भी सेलर होते थे, जितने भी सेलर, सारे के सारे वो 1% परचेज करता था। परचेज करने का मतलब क्या है, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस शूटअप होना शुरू हो जाएगा। जबकि कंपनी की कोई ग्रोथ नहीं है, कंपनी का कोई सेल नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा, बट डिमांड सप्लाई के खेल को चलाना शुरू किया उन्होंने। क्या करें, डिमांड करते जा रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस इज नोन एज प्राइस रिगिंग। अब रेट बढ़ रहा है तो क्या लोग चाहेंगे कि हाँ हम भी शेयर ले लें इस कंपनी के? ऑब्वियसली चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान क्या चाहता है, बहती गंगा में हाथ तो धोने ही है, प्रॉफिट मिल रहा है तो ले लो, किसको बुरा लग रहा है प्रॉफिट। तो रेट बढ़ना शुरू हुआ, सब कहते हैं मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ इस कंपनी के शेयर। और जब वो रेट बढ़ जाते हैं तो ये जो रेट बढ़ा रहा था ये अपने शेयर बेचने शुरू कर देता है। अल्टीमेटली कर क्या रहा है, पब्लिक को लूट रहा है। ये जो प्राइस रिगिंग हो रही थी, इस प्राइस रिगिंग को कंट्रोल करने के लिए बना सेबी। दूसरा एक टर्म मैंने यूज करी, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब प्राइस रिगिंग का एक और एग्जांपल जो मुझे लग रहा है कि दिस इज द प्राइस रिगिंग ओनली, एक फर्म थी है ऑर्चिड फार्मा करके, मैं इसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा इस कंपनी को, ना कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। मैंने जो एनालाइज किया, ये कंपनी आज से एग्जैक्ट 100 डेज पहले कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई थी। इस कंपनी का शेयर हो गया था ओनली 7 रुपीज 7 पर शेयर। 100 दिन पहले की बात बता रहा हूं। आफ्टर 100 डेज आज इसका शेयर पता कितने का, इसका शेयर मिल नहीं रहा किसी को भी, 2100 का एक शेयर हो गया इन जस्ट 100 डेज। 7 रुपए से 2100 रुपए रोज। इसमें 5% की कैप लग रही है, मतलब 5% की कैप मैंने आपको समझाया था, सब्जेक्ट में जा रहा है, फिर 5% रोज बढ़ रहा है। मतलब सुबह खुलते ही ये शेयर 5% प्लस रोज। अब वो जितने भी सेलर होते हैं ना, उसको खरीदने वाला कोई बंदा बैठा हुआ है, वो जितने भी शेयर बेचने आता है कोई, वो खरीदता जा रहा है। शायद वो कंपनी का कोई पर्सन हो, और क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। मार्केट रेट आज उसका 21 हो गया, 7 रुपए सीधा 2100। अब जब उसे लगा कि अब लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है कि भाई इतना ज्यादा बढ़ गया, हमें भी लेना चाहिए शेयर, जैसे किसी ने पब्लिक ने डीलिंग करनी शुरू करी, शायद ये गिरा ना दे शेयर, कुछ भी हो सकता है, रिस्की शेयर हो जाते हैं। दिस इज व्हाट प्राइस रिगिंग। समझ आ गई बात, जो सेबी प्रोटेक्ट करती है। मे बी कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो, एक्चुअल में हो सकती है। रीजन भी बताता हूं कि यहाँ पे प्राइस रिगिंग का डाउट मुझे है, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं मिलती, बट ग्रोथ हो सकती है क्योंकि कंपनी का नाम है ऑर्चिड फार्मा। फार्मा मतलब मेडिसिन कंपनी है। अगर आगे लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है तो मे बी इसके शेयर्स की डिमांड उस वजह से आ रही हो कि इसके पास कोई क्या हो, उसका सोल्यूशन हो। दवाई बना चुके हो, क्या पता है वैक्सीन बना चुके हो, जान के शो नहीं कर रहे। और इसके फिर शेयर का रेट कैसे बढ़ रहा है, दूसरी टर्म को समझाता हूं यहीं से, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होती है ये इनसाइडर ट्रेडिंग? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में मार्केट में किसी को नहीं पता पर उसके मैनेजमेंट के लोगों को पता है, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। वो जो मैनेजमेंट के बंदे हैं वो क्या करते हैं, वो खुद तो खरीद नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, वो अपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को या अपने भाई को, किसी को कह देते हैं भाई जब मैं कहूं मैं खरीदता रहियो, रुकियो ना, पैसे मैं दे दूंगा तुझे। तो मे बी इसकी इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुकी कि भाई हमारे पास वैक्सीन है, लॉकडाउन लगने के बाद देंगे, लॉकडाउन लगने के मतलब कंपनी के शेयर और शूट अप होने वाले हैं जैसे लॉकडाउन लगता है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी इनसाइडर ट्रेडिंग करके उसके शेयर को, प्राइस को बढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो दोनों टर्म समझ आ गई, प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये दोनों चीजें सेबी अलाउ नहीं करता।
पहले ये बहुत कॉमन थी, बट अब इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा दिए सेबी ने, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं। पढ़ते हैं। विद द ग्रोथ इन dealing of stock market, lot of malpractices also started in the stock market, such as price rigging, delay in delivery of share, violation of rules and regulation। कह रहे जैसे जैसे डीलिंग बढ़ रही है ना मार्केट में, वैसे वैसे मैल प्रैक्टिसेस भी बढ़ रही हैं। ड्यू टू दीज मैल प्रैक्टिसेस कस्टमर स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द स्टॉक मार्केट। लोगों का मार्केट में से विश्वास उठना शुरू हो गया कि भाई ये तो चोर है, कभी भी बढ़ा देते हैं, कभी भी घटा देते हैं, नुकसान हमारा हो जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप एन एजेंसी नोन एज सेबी। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक सेबी बनाई गई, और उसको क्यों बनाया हमें समझ आ गया, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके पर्पस और रोल में यही लिखा है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।